नमस्कार। वाइड एंगल विद अशोक व्यास में आपका स्वागत है और ये एक विशेष श्रृंखला है वाइड एंगल की, जिसमें हम आपको लिए चलेंगे भारत और एक अनूठा प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बरस करते हैं। विद्यार्थियों से सीधे सीधे उनके इम्तिहान के पहले संबोधित होकर उनसे सवाल लेने के क्रम में जहां ऐप की मदद भी ली जाती है, वर्चुअली भी सवाल भेजे जाते हैं, तो एक प्रकार से जुड़ने और जोड़ने का और साथ ही साथ उन्नत स्तर पर चेतना को ले जाने का पुल सा बन जाता है। उसका कुछ अंश आप तक लाने का आनंद प्राप्त करते हुए जब परीक्षार्थियों को परीक्षा के पहले संबल सा देने का एक बीड़ा भारत के प्रधानमंत्री ने उठाया है, तो इस क्रम में कई बातें निकल कर आईं और प्रारंभ कर रहे हैं उस बात से जिस संदर्भ को लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर हम परीक्षा को सब कुछ समझ लेते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन इसी परीक्षा पर निर्भर करता है, तो वो किसी रूप में हमें तनाव में डाल देता है और वो तनाव न हमारी सेहत के लिए अच्छा है और न हमारी परीक्षा में परफॉर्मेंस की दृष्टि से। नमस्ते सर। नमस्ते। I am Shreyan Roy of class 10. I study in Central Model School, Barakpur, Kolkata. Sir, in the exam season, what scares us more is that what happens after exam. What will happen if our result does not come so good? Is failure in examination is actually the failure in our life too? अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? हैं? अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ते तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद ही लोगों को दे देते। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है और शायद ऐसे सवाल बार बार उठते भी हैं और बार बार जवाब देने भी होते हैं। एक बार कहने से बात बनने वाली नहीं है और मैं ये बात पूरे खुले मन से कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में सोचने का दायरा इतना सिमट गया है। परीक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकते। भारत ही नहीं, दुनिया में आप ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखेंगे जो क्लास में नंबरों में भले अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है। इस परीक्षा में नंबर कम आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, भविष्य में आपको जिस एक चीज से आपको बचकर रहना चाहिए उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक नई तरह की कुरीति आ रही है समाज में, जिसे हम डेस्टिनेशन फीवर कह सकते हैं। मतलब दूसरे अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर हैं तो उन्हें देखकर अपना डायरेक्शन तय करना। आपका कोई रिश्तेदार कहीं जाकर सफल हुआ, आपको लगता है वहां जाकर आप भी सफल हो जाएंगे। कोई असफल हुआ तो आपको लगता है हम भी उसी फील्ड में गए तो असफल हो जाएंगे। हमें लगता है वो स्टूडेंट इस दिशा में गया, इस क्षेत्र में गया, ये बना, उस क्षेत्र में उसने ये नाम कमाया, तो हम भी वही करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ये सोच सही नहीं है दोस्तों। इसी सोच का परिणाम है कि बहुत से स्टूडेंट्स इतने तनाव में जी रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन की सफलता और विफलता का पैमाना सिर्फ यही एकमात्र नहीं हो सकता। आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेंगे। आप लोगों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, माता पिता के प्रेशर, इन सब से बाहर निकलिए। हमें पोटेंशियल को जानने के लिए मैदान में कूदना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा।
हम जिस युग में सांस ले रहे हैं वहाँ एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के बीच संवाद का जो अंतर है वो और भी बढ़ गया है। शायद इसलिए क्योंकि बच्चों के पास में तकनीकी नो हाउ बड़ों के मुकाबले में अधिक होने लगी है। और पुराने समय में जैसा माना जाता था कि अनुभवी हैं, वो अधिक जानते हैं, वो बड़े हैं, वो जो धारणा है उस पर भी बार बार प्रश्न चिन्ह लगने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब अलग अलग दिशाओं में सोच चल रही है, पीढ़ियों के बीच आपसी संबंध को लेकर एक बालिका ने अपनी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जब व्यक्त की तो किस तरह से उसको रेस्पॉन्ड किया उन्होंने, आइए देखें। নমস্কাৰ প্ৰতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कृष्टि सैकिया केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटी की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और समस्त असम वासियों की ओर से आपको प्रणाम। सर, नई पीढ़ी की एक बच्चे के तौर पर हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच की जनरेशन गैप को हमेशा कम करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सर, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं? कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। क्या नाम बताया बेटा? सर, क्रिस्टी सैकिया। इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती हो? धन्यवाद सर। चलिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। एक विद्यार्थी के रूप में धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। ये बताता है कि आप उस मुद्दे को लेकर कितने संवेदनशील हैं। आप न केवल इस विषय को समझ रहे हैं बल्कि दो पीढ़ियों के बीच जनरेशन गैप कम हो इसका भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पेरेंट्स से इस विषय पर बात करनी है। एक बात जो पेरेंट्स को डिसाइड करनी है, क्या वो बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं। और आप भी बेटा अपने मम्मी पापा को जरूर ये सवाल पूछना। अगर पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ जाना चाहते हैं तो बेशक अपने बच्चों के साथ डिस्टेंस बना लें, गैप बढ़ाते रहें। अगर आपको नवजीवन की ओर आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटानी है, युवा बने रहना है, तो आप अपने बच्चों के साथ गैप कम कीजिए, क्लोजनेस बढ़ाइए। ये आपके फायदे वाला है। आप याद करिए, जब आपका बच्चा 1 साल की उम्र का था तो आप उसके साथ कैसे बातें करते थे? तब आप उसे हंसाने के लिए कैसी कैसी आवाजें निकालते थे। आप अपने चेहरे के भांति भांति के एक्सप्रेशन बनाकर कैसे उससे बात करते थे। ऐसा करते हुए क्या कभी आपने सोचा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कभी आपने सोचा कि लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो ये कहेंगे ये कैसे चेहरे बना रहा है, कैसी आवाज निकाल रहा है? क्या कभी उस समय आपने ये सोचा कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा? आपको उस समय आनंद आया, इसलिए आपने ये किया। आपने किसी की परवाह नहीं की। यानी आप सब कुछ छोड़कर खुद एक बच्चे बन गए। बच्चे से खेलने के लिए आप खुद खिलौना बन गए और बच्चे के खिलौनों से भी उतना ही चाव से खेले। आप याद करिए, कभी आप घोड़ा बने होंगे, कभी बच्चे को पीठ पर बिठाकर चले होंगे, कभी कंधे पर बिठाकर घर भर घूमे होंगे, कभी 4 पैर करके चले होंगे। बच्चा रोया होगा तो उसे चुप कराने के लिए आप भी झूठ मूठ कर रोए होंगे। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था
कि देखने वाला क्या कहेगा, घर के बाकी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचा। क्या कभी सोचा था? आप उसका आनंद लेते हैं और ऐसा बच्चे के 5-6 साल की उम्र तक चलता रहता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि माँ बाप बच्चे को डोमिनेट करना चाहते हैं, बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं। अचानक जो दोस्त थे वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। साथियों, बच्चा जब बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो बहुत सी बातें ऑब्जर्व करता है। घर में जो देखा था उससे कुछ ज्यादा, कुछ अलग, कुछ नया वो देखने लगता है। उस समय आपकी ये जागरूक जिम्मेदारी है कि उस नए वातावरण में आपका बच्चा और अधिक फले फूले। और इसका उत्तम तरीका है कि आप उसके मन से जुड़े, उसके मन से ही करें और उसकी हर बात को इमोशनली अटैच होकर के सुने। ऐसे नहीं फोन कर रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। आपको जो पसंद नहीं, अगर वो काम आपका बच्चा करके आया है तो उसको डांटिए मत, टोकिए मत, बस सुनते रहिए। सुनते समय उसको लगना चाहिए कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है उसको मन में रजिस्टर करके रखिए। और ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी होता है। आप जितना हो सके उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप इंस्ट्रक्टर बनकर उसे सुबह से शाम तक क्या करना है ये मत समझाइए। बार बार ये मत पूछिए कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया। बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, उस पर ध्यान रखिए। उसमें सुधार से जुड़ी जो बातें आपने रजिस्टर की हैं, जो आपको ठीक नहीं लगा, उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए ताकि उसे खुद ही लगे कि वो कहाँ गलत कर रहा है। जब माँ बाप बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है, कोई नया म्यूजिक सुनकर आनंद ले रहा है, तो आप भी उसके साथ उस आनंद में शामिल होने की कोशिश करिए। आप उसको मत कहो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था, हम वो बजाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वो जो गाना उसको पसंद है आप उससे जुड़िए, आनंद लीजिए ना। ये समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं ठीक इसी समय कुछ माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये क्या बेकार का गाना सुन रहे हो, असली म्यूजिक तो हमारे समय में होता था। अब तो जो बनता है वो सिर्फ शोर शराबा होता है। होता क्या है कि बच्चा आप पर आकर के आपको कोई बात बताता है। वो बताता है कि आज स्कूल में हमने ये किया, तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही, क्या है, क्या नई चीज है, ये तो वैसा ही है। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिलचस्पी दिखाइएगा। आप उसके आनंद में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्म हो जाती है। और शायद जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो उसके समझ में भी आ जाए। और इसलिए जनरेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा, खुले मन से गपशप करनी होगी, खुलकर बातें करनी होगी, समझना होगा, सुनना होगा और फिर आपको बदलने की तैयारी भी रखनी होगी। चलिए, असम से इतना बढ़िया सवाल मुझे मिला, जरा मैं लंबा ही जवाब दे गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सर। भारत के प्रधानमंत्री का भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के साथ में, भारत के इतिहास के साथ में एक गौरवपूर्ण भाव जो है वो समय समय पर जैसे सहज ही छलक जाता है। और विशेष करके जब एक बालिका साबरमती आश्रम से अपना प्रश्न भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचा रही थी, तो उन्होंने कुछ बातें तो साबरमती आश्रम के संबंध में भी कहीं, और उनका जो प्रश्न था वो था आपसी संबंध जो परिवार में होते हैं उस दृष्टि से, तथा अन्य चुनौतियां जो कोविड-19 के कारण आई हैं उस पर कुछ टिप्पणी करने का। ये संवाद भी रोचक है, देखने लायक है, आइए देखें। नमस्ते जी। मेरा नाम भारवी पोपट है। मैं गुजरात अहमदाबाद के ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल संस्कार धाम के कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। श्रीमान, इस कोरोना काल में उद्योग, व्यापार, सरकार को भी तकलीफ आई होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि विद्यार्थियों को क्या तकलीफ आई? सर, इस संकट को मैं अपने जीवन में किस रूप में याद रखूं? ऐसा लगता है कि हम छात्रों का एक साल निरर्थक हो गया हो। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आपका मार्गदर्शन हमें दिशा देगा। धन्यवाद। धारवी आपका छोटा भाई है? बड़ा भाई, छोटा भाई कोई है घर में? छोटी बहन है। हैं? छोटी बहन है सर। छोटी बहन है। अच्छा जी सर। छोटी बहन को ऐसे ही डांटती हो जैसे अभी कह रही थी? नहीं सर। है? ऐसे आंखें खोल करके नहीं, बोल सर। रही थी। अच्छा, साबरमती आश्रम पहले आई थी कि आज पहली बार आई? सर, फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। फर्स्ट टाइम आई हो। कितने साल से जी, अहमदाबाद सर। में रह रही हो? 6 years सर। अच्छा, तो 6 साल से हाँ, रह सर। रही हो और आपको कभी मन नहीं कर गया कि भारत की आज़ादी का इतना महत्वपूर्ण स्थान वहाँ कभी जाना चाहिए? आज तो सुबह से आ गए होंगे आप लोग, जी सर, बिल्कुल। तो आपने देखा क्या? आज सब चीजें देखी क्या? हाँ सर, देखिए। मन को शांति का अनुभव हुआ? हाँ सर, बहुत शांति का अनुभव हुआ। देखिए, जा करके अपने संस्कार धाम के दोस्तों को भी कहो कि साबरमती आश्रम जाना चाहिए, और अपने परिवार और जी। मित्रों के भी कहो कि साबरमती आश्रम जाना जी, सर। चाहिए और वहाँ की शांति का अनुभव करना चाहिए। कुछ पल बिल्कुल, मौन, सर। कुछ पल मौन वहाँ बैठना चाहिए। करोगे? हाँ सर। अच्छा, अब आप चलिए आपके सवाल पर आता हूँ। मैं तो एकदम से धार्मिक को उपदेश ही देने लग गया था। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है, मैं तो इसे इस रूप में देखता हूँ कि जो गलती आपने नहीं की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। ये आपके लिए जीवन की एक सीख है कि कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है, और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं है। स्कूल एज मतलब हंसना, खेलना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी उछालना, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर चीज का आनंद, दोस्तों के साथ, क्लासरूम में, टीचर के साथ गप्पे मारना, बातें करना, घर की छोटी सी भी घटना अरे चारों दौर एकदम से बता देना, उनके बीच रहना, ये सब जीवन की विकास यात्रा के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इन सब चीजों से आप सहज ही कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको भी लगता ही होगा, कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे
कि कितना कुछ मिस किया है, लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है, आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। कोरोना के बाद भी इन चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको यह भी याद रहना चाहिए, जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए कितनी कम चीजों की जरूरत होती है। दूसरा, इस एक साल में आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपको खुद के भीतर झोंकने का, खुद को जानने का एक अवसर भी मिला होगा। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को ज्यादा नजदीकी से समझा है। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। कोरोना काल ने यह भी दिखाया है कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। मैं चाहूंगा कि सोशल साइंस के लोग, हमारी यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च करें, कोरोना काल के फैमिली लाइफ पर स्टडी करें, कैसे इस संकट से मुकाबला करने में संयुक्त परिवार ने समाज को ताकत दी। इस पहलू को खंगाले। कोरोना आने के बाद ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, इम्यूनिटी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबका ध्यान गया है। इन सब के लिए लोगों ने जो जो किया, वो अगर पहले से करते आ रहे होते तो शायद परेशानी इससे भी कम होती। लेकिन अच्छा है, अब ये बदलाव लोगों ने अपने जीवन में शामिल कर लिया है, और इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के बच्चे ऐसे गंभीर पहलुओं पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वाइड एंगल विद अशोक व्यास में हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं वो बातचीत जो भारत के प्रधानमंत्री की विद्यार्थियों के साथ हुई। हर बरस वो ये क्रम रखते हैं कि बच्चों से जुड़ते हैं, उनकी परीक्षा के पहले उनमें जोश भर देने के लिए। ये थे कुछ अंश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा छात्रों के साथ परीक्षा से पहले उनसे जुड़ने, उनसे संबोधित होते होते उनको थोड़ा और करीब से जानने और अपनी दृष्टि सहजता से, आत्मीयता से उन तक पहुंचाने के क्रम का। आपके साथ वाइड एंगल विद अशोक व्यास में इसको पहुंचाते हुए मुझे आनंद आया, आपको भी आनंद आया होगा। ऐसे विश्वास के साथ मंगल कामना और जुड़ने के लिए धन्यवाद। अनुमति दें। नमस्कार।